हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग विविधता की समझ और विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग विविधता के प्रति सम्मान को पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि विविधता के प्रति सम्मान कैसे हम लोग करते हैं। इतनी सारी विविधता होते हुए भी एक दूसरे के धर्म सब कुछ के बारे में हमारे मन में सम्मान कैसे रहती है। एक कहानी यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ करता है। अब देखिए, आवासीय विद्यालय हॉस्टल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे रह के पढ़ाई पूरी की जाती है, वहाँ के 4 मित्र का एक कहानी है जिसका नाम हम लोग देखे हैं। और इन लोगों की मातृभाषा भी अलग अलग है। मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो हमें अपने माता या परिवार से प्राप्त होती है, मतलब हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है वो हमारी मातृभाषा हुई। तो इसमें सबकी मातृभाषा भी अलग है। नवीन रफ़ी का उर्दू है, नवीन का हिंदी है, शालिनी पंजाब की होगी, पंजाबी है उसका भाषा, और रॉबिन ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन सबकी भाषा अलग अलग है, उसके बावजूद भी चारों अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में चारों मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अब मार्च के महीने में हम लोगों के भी स्कूल में होती है ना होली की छुट्टी, तो नवीन सबको होली में अपने घर आने के लिए बोलता है, इसलिए क्योंकि और लोगों के यहाँ होली नहीं मनाई जाती। जैसे इस्लाम धर्म हो और धर्म में होली नहीं मनाई जाती है, हिंदू धर्म वाले होली को मनाते हैं। तो नवीन हिंदू धर्म से है तो वह अपने यहाँ आने के लिए सबको निमंत्रण देता है। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचते हैं। नवीन और उसके मम्मी पापा, जब आप लोगों के भी दोस्त आते होंगे तो आपके मम्मी पापा उनका स्वागत करते होंगे, बातें करते होंगे, कुछ खाने के लिए देते होंगे। तो उसी तरह से नवीन के मम्मी पापा भी बच्चों का स्वागत करते हैं और सब मिलजुल के होली खेलता है, अबीर गुलाल लगाता है और खेलता है। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसके बाद नवीन ने अंत में नवीन की माँ जो थी वह सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहती है और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन देती है। होली में तो बहुत सारा व्यंजन बनता है ना, हम लोगों के घर पे भी, तो बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए देती है। इस प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। अब अगला बार क्रिसमस रॉबिन के यहाँ मनता है तो सारे बच्चे रॉबिन के यहाँ पहुँचे। रॉबिन के घर की सजावट बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा से सजावट किया जाता है क्रिसमस के मौके पे। आप लोग भी देखते होइएगा ना क्रिसमस ट्री वगैरह, तो आप लोग भी बनाते हैं। तो सबको पूरा घर सजा हुआ था और रात में सभी क्रिसमस ट्री में छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। और उसमें ना केक पेस्ट्री ये सब बहुत ज़्यादा बनता है, तो सारे बच्चे मिलके खूब मज़ा लेते हैं। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग मातृभाषा भी बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, बच्चा लोग उस दिन क्रिसमस के दिन नाच गाना का आनंद लेता है, सब कुछ हो जाता है, मज़े करते हैं बच्चे खूब। अब अगले दिन जब बच्चे जाते हैं नाश्ते पे खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे रॉबिन के पिताजी बच्चों को बताते हैं कि मतलब हमारा जो देश है, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और सबकी जो मातृभाषा है वो भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे हम चारों मित्र के बारे में देखे हैं तो चारों एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इतना सारा विभिन्नता होने के बाद, विविधता होने के बाद भी, पर सभी सम्मान भी तो एक दूसरे का करते हैं।
और हमारा त्यौहार जो है क्रिसमस यही संदेश देता है कि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद ले। और क्रिसमस जो है वह त्यौहार इसी बात का संदेश देता है कि चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, और होली भी इसी बात का संकेत देता है कि सभी मिलजुल कर त्यौहार का आनंद ले। ठीक है। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। एक और कहानी के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। अब आप लोग भी टूर पे जाते हैं, शैक्षिक भ्रमण पे, जैसे वैशाली जाते हैं, पटना जाते हैं, राजगीर जाते हैं, तो ये लोग भी राजगीर गए थे। जब बच्चे बेनूवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा से था। और बच्चे जब वहां पहुंचते हैं, आप लोग भी जाते हो टूर पे, तो जब भ्रमण पे जाते हैं तो और भी स्कूल के बच्चे बहुत सारे आए रहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ भी और भी स्कूल के बच्चे आए हुए थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उसकी बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। अब भोजपुर के जो बच्चे हैं वो भोजपुरी में बात कर रहे थे, और सहरसा के बच्चा जिस भाषा में बात कर रहे थे वो उन लोगों को समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया, पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले से हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। अब देखो, अब दोनों की मातृभाषा तो अलग थी लेकिन हिंदी बोलना दोनों जानते थे। और इनका सहरसा वाले का मैथिली था और इनका भोजपुरी था, तो दोनों एक दूसरे का नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब ये हिंदी में बात करने लगे तो दोनों एक दूसरे के साथ मजे लेके घूमने लगे, बात करने लगे, और दोनों बच्चों के बीच काफ़ी मित्रता भी हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने शिक्षकों के साथ बैठा तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था उनकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, ध्यान दीजिएगा, हमारे राज्य में कौन कौन सी भाषा? भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी हैं और अपने पूरे भारत में कितना? 1652 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। और हम लोग जो है बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, गांव में रहते हैं, तो कोई और मतलब अलग अलग क्षेत्र का कुछ लोग बज्जिका बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ मैथिली बोलते हैं। तो हम लोग भी एक से अधिक भाषा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। और अलग अलग राज्यों को देखो तो अलग अलग भाषाओं में जो ऑफिस का काम वगैरह होता है वो भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। कोई पूछेगा किस अनुसूची में, तो क्या कहोगे? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। इसके बाद है राज्य का नाम और वहाँ बोले जाने वाली भाषा। इसका उसको ना इस तालिका में भरना है कि किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भेदभाव एवं असमानता। अब भेदभाव और असमानता ये क्या होता है? ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग विविधता क्या है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, और विविधता के प्रति सम्मान, इस तीनों टॉपिक को क्लियर कर लिए हुए हैं। अब हमारे पास शब्द जो आया वो है भेदभाव और असमानता। अब ये क्या होता है? ठीक है। तो हमने यह भी देखा कि विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। हम एक दूसरे से सीखते हैं और सब सीख के पूर्ण हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं हमारे समाज में ऐसे देखने को हमें मिल जाती है जिससे हमारे अंतरात्मा को, हमारे गरिमा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। कुछ लोग जो होते हैं वे अपने विचारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को ना हीन दृष्टि से देखते हैं, नीची निगाह से देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है, समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, अविश्वास, गरीब, स्वार्थी, इन सारे कारणों से भेदभाव और असमानता जो है हमारे समाज में देखने को मिलती है। और ये भेदभाव जो है गरीब अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, सवर्णों, दलित, महिला और पुरुष सबका
हो सकता है। अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे, भेदभाव और असमानता को। राम जीवन की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक राम जीवन है, नाम है आदमी का, जो सुपौल ज़िले का है। सुपौल ज़िला बिहार में ही है। वहाँ का सुखपुर गांव, जैसे आप लोगों के गांव का भी कोई नाम होगा उसी तरह सुखपुर गांव का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। प्रतिष्ठित मतलब जिसको बहुत मान सम्मान इज्जत समाज में मिलती है, उनको प्रतिष्ठित बोला जाता है। और विवाह का इनका 10 वर्ष हो गया था। उसके पश्चात इनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। तो इतने दिनों के बाद लड़की का जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाई गई। राम जीवन की चाहत थी बेटे की। अक्सर हमारे समाज में देखिएगा, लोगों की चाहत होती है कि हमें बेटा हो, क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। बेटी की चाह में एक वर्ष बाद पुनः बेटा हुआ। अक्सर देखिएगा बेटे की चाह में बहुत सारी बेटियां हो जाया करती हैं, लेकिन लोग चाहते रहते हैं कि बेटा हो, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं। फिर बेटी हो जाती हैं। 2 बेटियां होने के कारण वह चिंतित रहने लगा। राम जीवन को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि बेटी के जन्म से क्या होता है, तुरंत में उसके शादी का ध्यान लोगों को आता है, और दहेज वगैरह जो कुरीतियाँ फैली हुई है उसके कारण लोग चिंतित हो जाते हैं बेटी के जन्म लेने पे। अब ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा, और बेटे की चाहत में मंदिर मस्जिद, मतलब होता है ना कि मिन्नतें मांगने लगे, उधर मन्नत मांगे उधर मन्नत मांगे, हमेशा मतलब बेचैन है कि हाँ जल्दी से मुझे एक बेटा हो जाए। इसी तरह 5 वर्ष धीरे धीरे बीत गया। आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अब बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी चाहत थी कि उसको बेटा हो, और चाहत पूरा हो जाता है तो खुशी तो हर इंसान को होती है। पूरे गांव के लिए भोज का व्यवस्था किया। गुजरते समय के साथ माता पिता, दोनों बेटी और बेटे के रहन सहन, खान पान, खेलकूद और पहनावे पर बेटा पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, जबकि बेटियां जो थी दोनों उससे घर का काम करवाते थे, जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा, जो घर का जनरली काम होता है सारा काम करवाते थे। और लेकिन फिर भी बेटियां इन सारे काम को करते हुए भी खुद पे ध्यान देती थी, मतलब पढ़ाई पे ध्यान देती थी। और वही जो उनका बेटा था, वो स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी, और साथ ही उसे घर पर शिक्षक भी पढ़ाने आया करते थे। और बेटा जो था अच्छे स्कूल में ही पढ़ता था, और घर पे ट्यूशन के लिए टीचर भी आते थे, लेकिन वह पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था। उसके बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा ये सब किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटे को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, बेटा और बेटी में भेदभाव हो रहा है, जो किसको दर्शाता है, लैंगिक असमानता को। यहाँ लिंग के आधार पे लड़का और लड़की में भेदभाव हो रहा है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता और संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए, और ऐसा भेदभाव और लैंगिक असमानता कहाँ होती है, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह का नहीं करते हैं। जिनकी मानसिकता संकुचित होती है, जो ऊपर उठ के नहीं सोच सकते हैं, वही इस तरह का भेदभाव करते हैं। जबकि हम अपने समाज में परिवर्तन को देख रहे हैं, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इतिहास साक्षी है, देख रहे हो शुरू से लेके अभी तक बेटियां जो है किस क्षेत्र में नहीं अपना नाम कमा रही है। नीचे से लेकर धरती से लेकर आसमान तक वो अपना परचम लहराए हुई है। तो ऊपर जो हम लोग कहानी समझे हैं राम जीवन की, देखे हैं, वह लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है। भेदभाव समझ में आ गया होगा, परंतु समाज में सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही नहीं है, इसके अलावा निःशक्त एवं सामान्य, कोई अगर विकलांग है और आदमी सामान्य है, मतलब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उस आधार पे भी भेदभाव होता है। सवर्ण और दलित, मतलब जो उच्च जाति के होते हैं और जो नीची जाति के होते हैं, उस आधार पे। फिर गरीब और अमीर के आधार पे ये सब घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एक दिन में कर लेते हैं ना तो फिर दिमाग से वो चीज़ निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एक ही टॉपिक को हम अच्छे से समझें और हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए, ऐसा करना सही रहता है, ना कि हम
चैप्टर पढ़ते जाए और कुछ भी हमें याद ना रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक को ही देख के समझ रहे हैं। 2 3 4 5 क्लास में ही पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अच्छे से क्लियर तो हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।